हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए रुतु और किट्टू की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। एपिसोड नंबर 97। नील और सौम्या दोनों शॉपिंग करने मॉल आए थे। नील को अपने लिए शॉपिंग करनी थी क्योंकि उसके आधे से ज़्यादा कपड़े तो उसकी चोरनी के पास थे। वैसे भी नील ने अवनी से शादी करने का प्लान बना लिया था, इसीलिए वह भी उस कारण उसे शॉपिंग करनी थी। सब बिजी थे, इसीलिए वह सौम्या को लेकर आ गया था ताकि सौम्या का मूड भी फ्रेश हो जाए। उस वक्त नरेन भी उसी शॉपिंग मॉल में किसी काम से आया हुआ था। नरेन ने नील और सौम्या को साथ में देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया। नरेन ने गुस्से में खुद से कहा, इस नील को कितना भी समझा लो, लेकिन यह सौम्या के आसपास ही मंडराता हुआ रहता है। तभी नील ने एक साड़ी सौम्या के लिए सेलेक्ट की और बोला, मिस पुरोहित, आप इसे ट्राई कीजिए ना, आप इसमें बहुत खूबसूरत लगेंगी। सौम्या को नील का साथ अच्छा लगता था। सौम्या ने मुस्कुराकर वह साड़ी ले ली और ट्रायल रूम में चली गई। सौम्या जैसे ही ट्रायल रूम में गई, उसने अपनी साड़ी का पल्लू हटाया ही था कि मैं उस मार्क्समैन दिखाई दिया। सौम्या ने जल्दी से खुद को कवर कर लिया और हैरानी से उस आदमी को देखने लगा। नरेन सौम्या को देख रहा था। नरेन ने मन ही मन खुद से कहा, सौम्या आज भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी कि 20 साल पहले थी। आज भी उतनी ही मासूम, उतनी ही शर्मीली और उतनी ही प्यारी लग रही है। ऐसा लग रहा है कि उम्र ने सौम्या को छुआ भी नहीं है। आज भी सौम्या एक आहट से डर जाती है। मार्क्समैन ने सौम्या को देखा तो सौम्या की दिल की धड़कन तो जैसे रुक सी गई थी। उसकी आंखों में पानी आ गया। सौम्या जल्दी से ट्रायल रूम के बाहर जाने लगी तो नरेन ने उसे पकड़कर घुमा दिया और दीवार से लगा दिया। सौम्या की सांस रुक गई। सौम्या ने झलकते आंसुओं के साथ कहा, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। नरेन ने भी अपना चेहरा सौम्या के बालों में छुपा लिया और बोला, तुम उस नील को क्यों नहीं छोड़ देती हो। सौम्या ने घबराते हुए कहा, मेरा नील के साथ कुछ नहीं है। नरेन बोला, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम हमेशा उसके साथ ही होती हो। इतना अच्छा लगता है वो तुम्हें कि तुम दोनों हमेशा साथ ही रहते हो। मार्क्समैन का इतने करीब होने से सौम्या की तो आवाज़ गले में ही रह गई। सौम्या के दिल की धड़कन स्पीड से भाग रही थी। सौम्या ने महसूस किया कि मार्क्समैन की पकड़ उस पर ढीली हो गई है। सौम्या ने जल्दी से नरेन से हाथ पर काटा और ट्रायल रूम से बाहर चली गई। सौम्या के जाते ही नरेन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। नरेन ने अपना हाथ चूम लिया जहां पर सौम्या ने काटा था। सौम्या घबराती हुई नील के पास आई और बोली, मुझे और शॉपिंग नहीं करनी है, चलो घर चलते हैं। नील बोला, मिस पुरोहित, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ है आपको? इतना घबरा क्यों रही हैं? सौम्या ने अपनी घबराहट को कंट्रोल करते हुए कहा, कुछ नहीं, बस नील, बस अब हम घर चलने का मन कर रहा है। चलते हैं ना, बहुत देर से यहाँ पर हैं। नील समझ गया कि सौम्या इस वक्त किसी चीज को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। नील ने कहा, ठीक है, घर चलते हैं।
नील और सौम्या पार्किंग में आ गए। नील की गाड़ी के सामने नरेन हाथ बांधे खड़ा था। नरेन के चेहरे पर अभी भी मास्क था। नील ने नरेन को देखा तो समझ गया कि यह वही आदमी है। नील ने शॉपिंग बैग सौम्या को पकड़ाया और सीधा नरेन को एक पंच मार दिया। और वह शायद नील की यह सबसे बड़ी गलती थी। उसने नरेन को गुस्सा दिला दिया। नरेन नील के पंच से 2 कदम पीछे हट गया, लेकिन नरेन ने अपनी कलाई घुमाते हुए कहा, बच्चे, तुमने गलती कर दी है मुझे छेड़कर। नरेन ने भी एक के बाद एक नील के 3-4 पंच जड़ दिए। नील जमीन पर पड़ा हुआ कहरा रहा था। नील ने अपने गाल पर हाथ रखकर मन ही मन कहा, यार, यह तो सच में मुझसे स्ट्रांग है। इसने तो मिस पुरोहित के सामने मेरी बैंड बजा दी। अच्छी खासी बेइज्जती हो गई मेरी। सौम्या भागकर नील के पास आई और बोली, नील, ये आदमी अच्छा नहीं है, प्लीज़ घर चलो। सौम्या अपनी साड़ी के पल्लू से नील की चोटों को साफ कर रही थी। यह देखकर नरेन का तो खून और ज़्यादा फूंक मार रहा था। नरेन ने हाथ बांधकर कहा, और पिटना है या इच्छा पूरी हो गई है तुम्हारी? नील को भी गुस्सा आ गया और वह उठकर दोबारा मारने लगा, लेकिन इस बार सौम्या ने नील का हाथ पकड़कर कहा, नील, प्लीज़ चलो यहाँ से, मुझे कोई झगड़ा नहीं चाहिए, प्लीज़ चलो। नील बोला, देख लूँगा तुम्हें तो मैं। फिर उसने सौम्या से कहा, मिस पुरोहित, प्लीज़ शांत हो जाइए, हम घर चल रहे हैं। सौम्या और नील दोनों गाड़ी की तरफ आने लगे। सौम्या ने डर के मारे एक बार भी नरेन की तरफ नहीं देखा, जबकि नरेन की नज़र सौम्या से हट ही नहीं रही थी। सौम्या गाड़ी के बाहर देख रही थी और नील गाड़ी चलाता हुआ मन ही मन सोच रहा था, आज तो मिस पुरोहित के सामने आसी तगड़ी बेइज्जती हो गई मेरी। नील ने गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारा। सौम्या का ध्यान नील पर नहीं था। वह तो बस बार बार उस आदमी के बारे में सोच रही थी। नरेन जिस तरीके से सौम्या को देखता था, सौम्या अनकंफर्टेबल हो जाती थी। वैसे तो सौम्या का यह एहसास नया नहीं था, लेकिन उसे कंफर्म नहीं था कि वही नरेन है। सौम्या ने मन ही मन सोचा, कहीं वह नरेन तो नहीं, लेकिन अगर वह नरेन है तो ऐसे चुप क्यों रहे हैं, सामने क्यों नहीं आते? अगर वह नरेन होते तो सामने आते। वह नरेन नहीं है। मुझे तो कोई साइको लगता है, कोई पागल जो मेरे हाथ पीछे धोकर पड़ा हुआ है। पागल कहीं का दिखता भी है, ऐसे भी खा जाएगा। अगर नरेन होते ना तो साइको को जान से ही मार देते। रुद्र ऑफिस में बैठा हुआ था और कुछ काम कर रहा था कि तभी वीरू उसके कैबिन में हांफता हुआ आया। रुद्र ने वीरू को देखा तो उसे गुस्सा आ गया, क्योंकि वीरू ने बिना परमिशन किए कैबिन का गेट खोल दिया। रुद्र गुस्से में कुछ बोलता, उससे पहले ही वीरू बोला, सर सॉरी, मैं बिना परमिशन अंदर आ गया, लेकिन बात बहुत ज़रूरी और कुछ ऐसी ही है। रुद्र वीरू के जवाब से संतुष्ट हो गया और बोला, कहो क्या बात है? सर, सोमनाथ के बारे में एक अजीब सी बात पता चली है, जिस पर यकीन नहीं होता है मुझे, लेकिन यह बात सच है, क्योंकि मैंने कई बार इस बात को कंफर्म करवाया है। वीरू बहुत बुरी तरीके से हाँफ रहा था, तो रुद्र ने उसे इशारों में बैठने के लिए कहा। वीरू बैठ गया। रुद्र ने कहा, रिलैक्स हो जाओ पहले और आराम से बताओ क्या बात है।
सोमनाथ के बारे में क्या पता चला है। करीबन 5 मिनट रिलैक्स होने के बाद वीरू बोला, सर, आज से करीबन 15 से 16 साल पहले सोमनाथ का एक चांडाल नाम के भाई के साथ लिंक था। चांडाल शहर में या गांव में नहीं रहता है, बल्कि जंगलों में रहता है। आपको सुनकर भी अजीब लगेगा, लेकिन वह तंत्र मंत्र की विद्या करता है। वो काला जादू करना जानता है। रुद्र ने बीच में बोला, व्हाट रबिश, काला जादू, यह सब तुम यह सब हो नहीं सकता। वीरू बोला, सर, मुझे तो यकीन नहीं था, लेकिन मैंने यह बात कई बार कंफर्म कराई है। सोमनाथ का चांडाल के साथ लिंक था, और आपको जानकर हैरानी होगी, चांडाल नरबलि देता है। सर, मैंने कंफर्म किया है कि सोमनाथ आजकल चांडाल से मिलने जंगलों में जाता है। सर, मैंने पीछा भी किया, लेकिन एक जगह आकर सोमनाथ गायब हो जाता है। सर, मुझे पूरी बात तो नहीं पता, लेकिन मैं श्योर हूँ कि अगर नरेन राठौड़ का पता चल गया तो शायद वह चांडाल और सोमनाथ की गुत्थी को भी सुलझा देंगे। रुद्र टेंशन में कैबिन के चक्कर लगाने लगा और बोला, वीरू, तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। ऐसा तो हो नहीं सकता। आज के टाइम में कौन नरबलि देता है और कौन भूत प्रेत और तंत्र मंत्र पर विश्वास करता है। वीरू बोला, सर, यह बात झूठ नहीं है, सच। इस बात को कंफर्म तो सिर्फ नरेन राठौड़ ही कर सकता है, क्योंकि नरेन राठौड़ अपने भाई की रग रग से वाकिफ है। उसे जरूर पता होगा कि सोमनाथ का चांडाल के साथ क्या कनेक्शन है और क्या नहीं है। नरेन राठौड़ को ढूंढो, जितनी जल्दी हो सके ढूंढो, रुद्र ने हल्के गुस्से में कहा। वहीं दूसरी तरफ नील सौम्या को लेकर प्रताप हाउस पहुंच गया था। सौम्या बिना नील की तरफ देखे गाड़ी से उतरी और घर के अंदर चली गई। नील भी गुस्से में जिम में चला गया। नील ने अपनी शर्ट उतारी और ग्लव्स पहन लिए। नील अपना सारा गुस्सा पंचिंग बैग पर निकालने लगा। नील को बार बार नरेन का पंच मारना याद आ रहा था। नील नरेन का सारा गुस्सा पंचिंग बैग पर निकाल रहा था। नरेन भी नील का एटीट्यूड एक झटके में खत्म कर दिया। नील को इस बात का बहुत घमंड था कि उसे कोई पंच नहीं मार सकता, और अगर गलती से मार दिया तो उसका हाथ उसके धड़ से अलग समझो। लेकिन नरेन ने नील को पंच मारकर जमीन में गिरा दिया, जिसकी वजह से नील को बहुत गुस्सा आ रहा था और वह सारा गुस्सा अपने पंचिंग बैग पर निकाल रहा था। नील पूरा पसीने से लथपथ हो गया था, लेकिन फिर भी वह नहीं रुका। शाम से रात हो गई, लेकिन नील नहीं रुका। शाम को जब रुद्र शुभ घर आए तो उन्होंने नील को वहां नहीं देखा। शुभ नील को ढूंढता हुआ जिम में चला गया। नील इस वक्त भी अपने बॉक्सिंग में था। पसीने से वजह से उसने अपना पैंट भी निकाल दी थी। शुभ ने नील को देखकर सीटी मारी और गाना गुनगुनाया, चड्डी पहनकर फूल खिला है, फूल खिला है। नील ने पंचिंग बैग को मारते हुए कहा, शुभ, जा यहाँ से। शुभ ने बड़े एटीट्यूड से अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए सीटी मारते हुए फिर गाना गुनगुनाया, मेरे भैया, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन। अगले ही पल शुभ ने पंचिंग बैग को पकड़ लिया और बोला, क्या हुआ भैया, किसका गुस्सा?
किस पर निकाल रहे हो? नील ने इरिटेट होकर कहा, शुभ, जा यहाँ से। मैं इस वक्त बहुत गुस्से में हूँ। ऐसा ना हो गुस्से में तुझे कुछ उल्टा सीधा बोल दूँ। जा यहाँ से। शुभ ने मुस्कुराकर फिर गुनगुनाया, आय हाय कोकला छपाली, चुम्बे रात आई, जो भी आगे पीछे देखे उसकी शामत आई रे। नील ने गुस्से में शुभ को एक पंच मारा, लेकिन शुभ वहां से हट गया। शुभ ने फिर मुस्कुराकर कहा, अरे बताओ ना, क्या हुआ है? क्या पता मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। नील ने अपने ग्लव्स उतारते हुए कहा, तुझे पता है, आज मैं मिस पुरोहित के साथ, उफ, तेरी मम्मी जी के साथ शॉपिंग करने मॉल गया था। वहाँ मैं एक आदमी से टकरा गया और तुझे जानकर हैरानी होगी कि उस आदमी ने मुझे लगातार 3 पंच मार दिए। शुभ थोड़ा गुस्से में बोला, अबे किसकी मौत आ रही है? जिसने आपको हाथ लगाया? मुझे बताइए कौन है? अभी जाकर बताता हूँ उसे। नील ने शुभ के गले में हाथ डालकर उसे दबाते हुए कहा, मैं तुझसे बड़ा हूँ, शरीर में भी मजबूत हूँ। उसने मुझे 3 पंच मार दिए तो जरा सोचो, तेरी तो वह चटनी बना देगा। नील खड़ा हो गया और टॉवल से अपना चेहरा साफ करने लगा तो शुभ ने कमर पर हाथ रखकर कहा, आखिर वह है कौन? नील ने भी इरिटेट होकर कहा, तेरा ससुर है साले। मुझे क्या पता कौन है, पर जो भी है बंदा मजबूत है। उससे लड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन अपने दिल की तो जरूर निकालो कर रहूँगा। उसे जरूर मारूंगा एक दिन। शुभ बोला, अच्छा चलिए फिलहाल डिनर करने चलते हैं, बाद में अपनी भड़ास निकाल लेना मेरे ससुर पर। चलिए। शुभ नील को लेकर वहां से चला गया। इधर सब लोग डिनर कर रहे थे, तभी निहाल भी वहां पर आ गया। निहाल को देखकर शुभ ने कहा, आइए आइए जीजू, आपकी भी कमी थी। आप तो इस घर के जमाई क्या बने, आपने तो इस घर में आना ही छोड़ दिया है। शुभ की बात निहाल के दिल को चीर रही थी। निहाल ने मन ही मन कहा, सालो, मैं तो यहीं पड़ा रहना चाहता हूँ। तुम ही मेरी नव्या को मेरे साथ भेज नहीं रहे थे। दादी ने भी कहा, हाँ निहाल, आ जाओ, डिनर कर लो। निहाल ने पहले नव्या को देखा जो खाना खाने में बिजी थी। निहाल ने कहा, जितनी तड़प इधर है, अगर उधर भी इतनी होती तो कब की हमारी सुहागरात कब की हो जाती, लेकिन नहीं, मैडम खाना खाने में बिजी है। पति बेशक भूखा घूमता रहे। निहाल ने फिर दादी की तरफ देखकर कहा, नहीं दादी, किसी काम से आया हूँ यहाँ पर। नील बोला, हाँ बता, किस काम से आया है यहाँ पर तू? निहाल ने एक वेडिंग कार्ड नील की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तेरे जले पर नमक छिड़कने आया हूँ। यह ले, अवनी और शंकी की शादी का कार्ड है। आने वाले कुछ दिनों में उन दोनों की शादी है। तू जरूर आइयो, क्योंकि तुझे और मुझे मिलकर डोली वाली कार को धक्का भी देना है। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। निहाल की बात सुनकर नील थोड़ा उदास हो गया। शुभ ने टेबल बजाते हुए गाना गुनगुनाया, मोहब्बत का गम है, मिले जितना कम है, यह तो जमाना नहीं जान पाएगा। दिशा भी शुभ के लय में लय मिलाकर गाया, मेरा जो सनम है बड़ा बेरहम है, देख के वो आंसू
मुझे मुस्कुराएगा। सौम्या ने भी अपना कंधा नील के कंधे पर मार कर कहा, दिल को ऐसे दिलबर पर भी नाज होता है। सौम्या ने नील को कंधा मारकर गाना गुनगुनाया तो नील के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। नील ने भी अपने दोनों हाथ अपने सर पर रख दिए और गुनगुनाया, किसको सुनाऊं किस किस को बताऊं, हाले दिल बेकरार का, बुझता हुआ चिराग हूँ अपने मजार का, ए काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूम से उठा हूँ जनाजा बहार का। नील ने नव्या को देखकर कहा, तू क्यों रुकी हुई है, तू भी गा ले, थोड़ा तू भी चिढ़ा ले। तभी दादाजी डाइनिंग टेबल के पास आए और गुनगुनाने लगे, मेरी जिंदगी में आते हो तो कुछ और बात होती, यह नसीब जगमगाते तो कुछ और बात होती। सब ने सब एक साथ दादाजी को देखने लगे और दादी मुस्कुरा दिए। दादी ने भी दादाजी की बात पर गाना गाया, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। नील ने भी फिर से नव्या को देखा और बोला, तू रह गई, तू भी गा ले। नव्या ने मुस्कुराकर कहा, भाई आप जितना कह रहे हैं तो गा देती हूँ। नव्या ने गाया, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ गाइस इस वीडियो पे कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।